कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक शहर से, जहां हम एक ट्रेन देखते हैं जो शिकागो की तरफ जा रही थी। ट्रेन के सभी पैसेंजर्स के बीच हमें स्टीफन नाम का एक आदमी दिखता है, जिसकी अचानक नींद खुल जाती है। उसी वक्त उसके सामने बैठी एक लड़की उससे कहती है, मैंने तुम्हारी बात पर बहुत सोचा है शॉन, तुम जो कह रहे थे वो एकदम सही है। लेकिन शॉन को यह बात बहुत अजीब लग रही थी। वह उस लड़की से कहता है, मैं शॉन नहीं हूँ, मेरा नाम कैप्टन स्टीफन है। तभी वहाँ एक महिला आती है और उसके हाथ में मौजूद कॉफी शॉन के जूतों पर गिर जाती है। इधर वह लड़की उससे कहती है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो शॉन? पर वह उससे कहता है कि तुम्हें लग सकता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सच में मैं तुम्हें नहीं जानता। ठीक उसी समय टीटी आकर उनसे टिकट मांगता है। स्टीफन के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था कि वह इस ट्रेन में कैसे आया और उसका टिकट कहाँ है। तब वह लड़की उसे टिकट निकाल कर दिखाती है और कहती है कि वे दोनों तो एक साथ यहाँ आए थे। फिर शॉन अब ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? शॉन एक एक करके ट्रेन के हर पैसेंजर को देख रहा था। फिर वह अपनी सीट से उठकर ट्रेन से बाहर निकलना चाहता था। तभी वहाँ एक लड़का एक लड़की से टकरा जाता है, जिससे उस लड़की का एक कागज नीचे गिर जाता है। लेकिन उसी वक्त वह लड़का एक पर्स हाथ में लेकर ट्रेन से बाहर निकल जाता है और एक पैसेंजर को वह पर्स लौटा देता है, क्योंकि वह उससे गिर गया था। ये सब देखते हुए शॉन ट्रेन से बाहर आता है और उस लड़के से पूछता है कि यह कौन सा स्टेशन है। लड़का उसे बताता है कि यह शिकागो है। इसके बाद शॉन वापस ट्रेन के अंदर आता है और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाता है। लेकिन जैसे ही वह आईने की तरफ देखता है, वह दंग रह जाता है, क्योंकि वह असल में स्टीफन था, लेकिन आईने में उसे अपना चेहरा नहीं दिख रहा था। वह कोई और इंसान था। स्टीफन बार बार अपना चेहरा देखता है, लेकिन हर बार आईने में उसे कोई दूसरा ही व्यक्ति दिखता है। वह घबराकर वॉशरूम से बाहर आता है, जहाँ वही लड़की खड़ी थी। वह उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो शॉन? तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम सच में मुझे नहीं पहचान रहे? मैं क्रिस्टीना हूँ। स्टीफन तब उससे कहता है, तुम बार बार मुझे शॉन बोलकर कंफ्यूज मत करो, मैं पहले से ही बहुत टेंशन में हूँ। लड़की कहती है, ठीक है, तुम्हें सबूत चाहिए ना, तो अपना वॉलेट निकालो और अपनी आईडी चेक करो। स्टीफन अपना वॉलेट निकालता है और आईडी में उसी आदमी की फोटो देखता है जिसे उसने आईने में देखा था। उस आदमी का नाम शॉन था और प्रोफेशन से वह एक टीचर था, लेकिन स्टीफन के मुताबिक वह एयरफोर्स का कैप्टन था। इन सब बातों से स्टीफन बहुत परेशान हो जाता है। तभी उनकी ट्रेन के बगल वाली पटरी से एक मालगाड़ी जा रही थी और उससे टकराकर स्टीफन की ट्रेन में धमाका हो जाता है। पल भर में आग लग जाती है और सभी पैसेंजर्स मारे जाते हैं। पूरी ट्रेन तबाह हो जाती है। लेकिन तभी अचानक स्टीफन की आंखें एक अंधेरे कमरे में खुलती हैं, जहां उसके सामने एक मॉनिटर था। मॉनिटर पर एक महिला बात कर रही थी। वह कहती है, कैप्टन स्टीफन, तुम इतनी देर से क्या देख रहे थे? स्टीफन उससे पूछता है, आप कौन हैं? वह महिला कहती है, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो स्टीफन, थोड़ा याद करने की कोशिश करो। स्टीफन कुछ याद नहीं कर पा रहा था, पर काफी कोशिश के बाद वह कहता है, कोलिन, आपका नाम कोलिन है? कोलिन खुश होकर कहती है, तुमने एकदम सही कहा स्टीफन। स्टीफन उससे पूछता है, प्लीज मुझे बताइए मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं अभी एक ट्रेन में था और पल भर में यहाँ कैसे आ गया? मुझे सच बताइए। तभी कोलिन के पीछे एक आदमी आकर कुछ चेक करके चला जाता है। स्टीफन कहता है, मैं अपने डैड से बात करना चाहता हूँ, क्या उन्हें पता है कि मैं वापस आ गया हूँ? लेकिन कोलिन उसकी बात इग्नोर करके पूछती है कि ट्रेन में बम किसने रखा था? स्टीफन कहता है, मुझे कैसे पता होगा कि बम किसने रखा था? कोलिन कहती है, तुम्हें यह जानना ही होगा, हम तुम्हें फिर से ट्रेन के अंदर भेजेंगे और इस बार तुम बम के बारे में सारी जानकारी लेकर आओगे। तुम्हारे पास सिर्फ 8 मिनट का समय होगा। स्टीफन कहता है, मैं तुम्हारे इन फालतू टेस्ट्स में नहीं पढ़ना चाहता, पहले बताओ मेरी टीम कहाँ है? तभी कोलिन एक बटन दबाती है और समय पीछे चला जाता है। कहानी फिर वहीं से शुरू होती है जहाँ स्टीफन को होश आया था। भले ही लगे कि ये सब दिमाग के अंदर हो रहा है, लेकिन ट्रेन की ये घटनाएं असलियत में घट रही थी। स्टीफन फिर से आंखें खोलता है और अपने सामने क्रिस्टीना को पाता है। क्रिस्टीना उसे शॉन कहकर बुलाती है और वही कॉफी वाली महिला फिर से उसके जूतों पर कॉफी गिरा देती है। सब कुछ पहले जैसा ही हो रहा था, लेकिन इस बार कुछ चीजें थोड़ी अलग थीं, क्योंकि पिछली बार क्रिस्टीना ने उसके जूते साफ नहीं किए थे, लेकिन इस बार क्रिस्टीना एक टिश्यू से कॉफी साफ कर देती है। स्टीफन तब खुद से कहता है कि ट्रेन भी वही है, जगह भी वही और घटना भी वही, बस कुछ छोटी छोटी चीजें बदल रही हैं। इसके बाद स्टीफन अपनी घड़ी देखता है और उसमें 8 मिनट का काउंटडाउन सेट कर देता है। इस बार वह क्रिस्टीना के साथ नॉर्मल बर्ताव करता है, यहाँ तक कि जब टीटी टिकट मांगता है तो वह क्रिस्टीना की मदद से टिकट दिखाकर उसे विदा कर देता है। स्टीफन मन ही मन सोचता है, शानदार टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से वह एक टाइम लूप में फंस गया है। उसे यह भी समझ आ जाता है कि वह तब तक इस लूप से बाहर नहीं निकल पाएगा जब तक वह बम का रहस्य नहीं सुलझा लेता। इसी बीच वही लड़का फिर से एक लड़की से टकराता है और कागज नीचे गिर जाते हैं। फिर वह लड़का ट्रेन से उतरकर उस
आदमी को पर्स लौटाता है जिसका पर्स गिरा था। स्टीफन भी उसके पीछे बाहर आता है, ट्रेन को छूकर महसूस करता है और फिर वापस अंदर चला जाता है। वह याद करने की कोशिश करता है कि पिछली बार धमाका पीछे की तरफ से हुआ था, इसका मतलब बम पीछे ही कहीं होगा। वह सीधा ट्रेन के आखिरी हिस्से की तरफ जाता है और वहाँ के वॉशरूम में बम ढूंढने लगता है। कुछ ही देर में उसे बम मिल जाता है जो एक मोबाइल फोन से कनेक्टेड था। स्टीफन यहाँ कोलिन से बात करना चाहता है। वह उससे पूछता है कि क्या उसे बम के तार निकाल देने चाहिए या उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए। दरअसल स्टीफन को लग रहा था कि वह किसी सिमुलेशन के अंदर है जहाँ कोलिन उसे देख और सुन सकती है और ये सब सिर्फ उसके दिमाग में चल रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। वह बार बार कोलिन को पुकारता है पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आता क्योंकि यह कोई कंप्यूटर गेम नहीं बल्कि रियल लाइफ घटना थी। स्टीफन बम को वहीं छोड़ देता है। वॉशरूम से बाहर आते वक्त वह देखता है कि एक पैसेंजर किसी दूसरे व्यक्ति से बहुत सीरियस होकर बात कर रहा है जो काफी संदिग्ध लग रहा था। साथ ही कुछ और लोग भी फोन पर बिजी थे। स्टीफन फिर से अपनी जेब से वह आईडी निकालता है जिस पर शॉन का नाम और प्रोफेशन लिखा था। उसे लगता है कि शायद किसी सोर्स कोड के जरिए उसे इस सिमुलेशन में भेजा गया है जहां उसकी पहचान बदल गई है, इसीलिए क्रिस्टीना उसे शॉन कह रही है। वह सोचता है कि अगर यह सिमुलेशन ही था तो वे उसे किसी पुलिस ऑफिसर की आईडी दे सकते थे ताकि अपराधी को पकड़ना आसान होता। खैर स्टीफन सबको वह आईडी दिखाकर कहता है कि वह एक पुलिस ऑफिसर है और यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आया है। आईडी साफ न दिखने के कारण लोग उसे सच में पुलिस वाला मान लेते हैं। स्टीफन सबसे उनके मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मांगने लगता है। तभी क्रिस्टीना कहती है, शॉन तुम ये क्या कर रहे हो, सबको झूठ क्यों बोल रहे हो। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में ट्रेन में फिर से धमाका हो जाता है और स्टीफन दोबारा उसी कैप्सूल में जागता है जहाँ सामने कोलिन थी। स्टीफन को अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस होता है। वह कोलिन से कहता है कि शायद इस डिवाइस से हाइड्रोलिक लिक्विड लीक हो रहा है। कोलिन कहती है, डरो मत, बस ये बताओ कि तुमने वहाँ क्या देखा, क्या बम रखने वाले का पता चला। स्टीफन उस आदमी के बारे में पूछता है जिसे उसने पिछली बार कोलिन के पीछे देखा था। कोलिन कहती है कि उसे धीरे धीरे सब पता चल जाएगा पर पहले मिशन पूरा करना होगा। स्टीफन कहता है कि उसका मिशन तो कल अफगानिस्तान में था, वह यहाँ कैसे आ गया। कोलिन उसे चौंकाते हुए कहती है, तुम गलत सोच रहे हो, तुम पिछले 2 महीनों से हमारे साथ हो। ये सुनकर स्टीफन दंग रह जाता है। वह कोलिन से सच बताने की जिद करता है। कोलिन अपने हेड को फोन करती है और बताती है कि स्टीफन सब जानना चाहता है और बिना सच जाने वह मिशन आगे नहीं बढ़ाएगा। हेड उसे कुछ बातें बताने की इजाजत दे देता है। कोलिन बताती है कि आज सुबह शॉन नाम का एक व्यक्ति इसी ट्रेन में था और बम धमाके में ट्रेन के सभी पैसेंजर्स के साथ उसकी भी मौत हो गई। अब वे टाइम ट्रैवल के जरिए यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बम रखने वाला कौन था ताकि आगे होने वाले ऐसे और हादसों को रोका जा सके। स्टीफन के मन में अभी भी कई सवाल थे। अगर सब मर चुके हैं तो शॉन भी मर गया होगा, फिर वह बार बार शॉन के शरीर में ही क्यों जाग रहा है और उसे आईने में अपना ही चेहरा क्यों नहीं दिख रहा जबकि क्रिस्टीना उसे शॉन देख रही है। कोलिन कहती है कि सब साफ हो जाएगा पर पहले बताओ कि बम मिला या नहीं। स्टीफन बताता है कि बम आखिरी वॉशरूम में है पर अपराधी नहीं मिला। कोलिन उसे फिर से वापस भेजती है और कहती है कि इस बार हर तरफ नजर रखना, तुम्हारे पास फिर से सिर्फ 8 मिनट है। स्टीफन फिर से उसी ट्रेन में जागता है जहाँ सामने क्रिस्टीना बैठी थी। इस बार जब उसके पैरों पर कॉफी गिरती है तो वह पैसेंजर उसे सॉरी कहता है, यानी हर बार कुछ न कुछ छोटा बदलाव हो रहा था। इसके बाद इस बार टीटी के आने से पहले ही स्टीफन खुद उसे टिकट थमा देता है। हालांकि स्टीफन को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि अगर वह टाइम ट्रेवल के जरिए बार बार अतीत में जा रहा है तो हर बार उसके साथ कुछ न कुछ अलग क्यों घट रहा है। थोड़ी देर बाद स्टीफन देखता है कि उसी वॉशरूम से एक आदमी बाहर निकल रहा है जहाँ पिछली बार उसने बम देखा था। स्टीफन क्रिस्टीना से पूछता है कि क्या इस आदमी से पहले भी कोई अंदर गया था। क्रिस्टीना कहती है, हाँ, तुमसे पहले तुम खुद गए थे। यह सुनकर स्टीफन को खुद पर शक होने लगता है। वह अपना बैग चेक करता है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं शॉन खुद ही तो बॉम्बर नहीं है, लेकिन बैग में उसे कुछ खास नहीं मिलता, बस एक डायरी मिलती है क्रिस्टीना के साथ कॉफी। डायरी देखकर स्टीफन समझ जाता है कि शॉन क्रिस्टीना को पसंद करता था। इसके अलावा ट्रेन के ज्यादातर पैसेंजर कामकाजी लोग थे जो रोज इसी ट्रेन से ऑफिस जाते थे, इसलिए वे एक दूसरे को पहचानते थे। अब चूंकि शॉन के बैग में कुछ नहीं मिला तो स्टीफन का शक उसी आदमी पर गहरा जाता है जिसे उसने वॉशरूम से निकलते देखा था। स्टीफन एक नया प्लान बनाता है। जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है तो वह क्रिस्टीना को साथ लेकर नीचे उतर जाता है। वह उससे कहता है कि वह उसके साथ कॉफी पीना चाहता है। वह क्रिस्टीना को एक जगह बिठा देता है और खुद उस संदिग्ध आदमी का पीछा करने लगता है। वह दौड़कर उस आदमी से उसका बैग छीन लेता है। वह आदमी विरोध करता है लेकिन स्टीफन जबरदस्ती बैग चेक करने लगता है। इसी बीच दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी स्टीफन दूर से देखता है कि वह ट्रेन स्टेशन से कुछ दूर जाते ही धमाके के साथ उड़ गई है। स्टीफन समझ जाता है कि इस आदमी का धमाके से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि धमाके के वक्त इसके पास न कोई फोन था और न ही कोई रिमोट। लेकिन तब तक वह आदमी बहुत गुस्से में आ जाता है और स्टीफन को जोर का धक्का देता है जिससे स्टीफन सीधा रेल की पटरी पर जा गिरता है। सामने से एक दूसरी ट्रेन तेज रफ्तार में आ रही होती है। क्रिस्टीना उसे बचाने के लिए दौड़ती है लेकिन तब तक ट्रेन स्टीफन के ऊपर चढ़ जाती है। एक्सीडेंट होते ही स्टीफन की आंखें फिर से उसी कैप्सूल में खुलती है लेकिन
लेकिन इस बार वहाँ बहुत ज्यादा ठंड थी और कोलिन से उसका संपर्क टूट चुका था। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि स्टीफन बर्फ की तरह जमने लगा था। वह किसी तरह वहाँ के कुछ वायर्स चेक करता है और टेम्परेचर ठीक कर देता है, जिससे कनेक्शन दोबारा जुड़ जाता है। पर अब मॉनिटर पर कोलिन की जगह उसका हेड बैठा था। स्टीफन कहता है, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, तुम यहाँ के इंचार्ज हो और ये सब तुम्हारा ही आविष्कार है। हेड मान लेता है कि ये सब उसी का बनाया हुआ है। स्टीफन चिल्लाकर पूछता है कि उसे इस सब में क्यों फंसाया गया है और वह अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाना चाहता है। हेड उसे दिलासा देता है कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा और फिर बॉम्बर के बारे में पूछता है। स्टीफन बताता है कि उसने बहुत कोशिश की पर बॉम्बर नहीं मिला, हालांकि उसने क्रिस्टीना नाम की लड़की को बचा लिया है। तभी कोलिन वहाँ आती है और कहती है कि उस ट्रेन से किसी को बचाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस ट्रेन के सारे पैसेंजर्स पहले ही मर चुके हैं। स्टीफन बुरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और पूरी सच्चाई पूछता है। तब वे उसे बताते हैं कि उन्होंने सोर्स कोड नाम का एक कंप्यूटर सिमुलेशन बनाया है। असल में जब कोई इंसान मरता है तो उसके दिमाग में उसकी जिंदगी के आखिरी 8 मिनटों की यादें बची रह जाती हैं। सोर्स कोड के जरिए मरे हुए इंसान के ब्रेन को किसी दूसरे व्यक्ति के दिमाग से जोड़ दिया जाता है। इससे वे उस मरे हुए इंसान की यादों में जाकर टाइम ट्रेवल की तरह उन आखिरी 8 मिनटों को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि वहाँ क्या हुआ था। यानी उस ट्रेन हादसे में शॉन नाम का व्यक्ति मर चुका है और स्टीफन का दिमाग शॉन के दिमाग की यादों के साथ लिंक किया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि धमाके से 8 मिनट पहले बम किसने सेट किया था। इसके बाद स्टीफन उनसे पूछता है कि वह उनकी सारी बातें मान रहा है, लेकिन अभी वह इस सेल के अंदर जीवित है और खुद को बिल्कुल स्वस्थ देख पा रहा है। तो क्या यह सब उसकी कल्पना है? कोलिन कहती है कि यह सब उसके मन का वहम है। यह सुनकर स्टीफन वहाँ चीखने लगता है। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसका दम घुट रहा हो। वह न तो पूरी तरह मर पा रहा था और न ही एक जिंदा इंसान की तरह सामान्य जी पा रहा था। तभी हेड उसे बताता है कि वह जितनी जल्दी इस मिशन को पूरा करेगा उतनी ही जल्दी उसे इस जिंदगी से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन स्टीफन मानसिक रूप से दोबारा वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं था। हेड जानता था कि अगर स्टीफन मेंटली तैयार नहीं होगा तो मिशन फेल हो जाएगा। इसीलिए उसे मोटिवेट करने के लिए हेड वहाँ स्टीफन के पिता का एक वॉइस रिकॉर्डिंग प्ले कर देता है। रिकॉर्डिंग में उसके पिता कह रहे थे कि उन्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व है। वह एक बहादुर सिपाही है और देश के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। अपने पिता की बातें सुनकर स्टीफन भावुक हो जाता है और फैसला करता है कि चाहे कितनी भी तकलीफ हो वह इस मिशन को पूरा करेगा। तभी उस सेल का स्ट्रक्चर अपने आप बदलने लगता है और वे उसे फिर से ट्रेन में भेज देते हैं। स्टीफन इस बार वक्त बर्बाद किए बिना सीधा कंडक्टर के रूम में जाता है और बहुत सावधानी से वहाँ की मास्टर चाबी इस्तेमाल करके बंदूक निकाल लेता है। फिर वह सीधा वॉशरूम जाता है जहाँ बम लगा था। स्टीफन तेजी से बम से जुड़े मोबाइल को अलग कर देता है और बम को डीएक्टिवेट कर देता है। बाहर आकर जब वह उस मोबाइल की कॉल डिटेल्स चेक करता है तो उसे सबसे ऊपर एक नंबर दिखता है। स्टीफन को शक होता है कि यह बॉम्बर का नंबर हो सकता है, इसलिए वह उस नंबर पर कॉल करता है और ट्रेन में ध्यान से सुनता है कि किस पैसेंजर का फोन बज रहा है। तभी दूसरी तरफ से कोई फोन उठाता है। स्टीफन को एक आदमी दिखता है जो फोन पर बात कर रहा था। स्टीफन को यकीन हो जाता है कि यही वो आदमी है। वह उसके पास जाकर बंदूक तान देता है और कहता है कि तुमने ही ट्रेन में बम लगाया है। लेकिन वह आदमी घबरा जाता है और कहता है कि उसका नाम यश है। वह एक सिविल इंजीनियर है और उसे बम के बारे में कुछ नहीं पता। वह अपनी पत्नी से बात कर रहा था। स्टीफन दोबारा उस नंबर पर कॉल करता है तो इस बार रिंग बाहर जा रहे एक पैसेंजर के मोबाइल में बजती है, यानी वह इंजीनियर निर्दोष था। स्टीफन को याद आता है कि हर बार एक लड़का एक आदमी को उसका पर्स लौटाने जाता है। असल में वह पर्स जानबूझकर गिराया जा रहा था और उस पर्स का मालिक ही असली बॉम्बर था। स्टीफन तेजी से ट्रेन से नीचे उतरता है, लेकिन तब तक वह आदमी काफी दूर निकल चुका था। थोड़ी देर बाद वह आदमी ट्रेन के दूसरे डिब्बे में आता है और कुछ फेंककर वहाँ से निकलने लगता है। स्टीफन उस डिब्बे में जाकर देखता है तो उसे वही पर्स मिलता है जिसे थोड़ी देर पहले उस लड़के ने लौटाया था। पर्स चेक करने पर उसे एक आईडी मिलती है जिस पर नाम लिखा था डेरेक फ्रॉस्ट। डेरेक जानबूझकर अपना पर्स और आईडी वहाँ छोड़ रहा था ताकि धमाके के बाद पुलिस को उसकी आईडी मिले और वे उसे मरा हुआ समझ लें। इससे वह कभी पकड़ा नहीं जाता। स्टीफन सब समझ जाता है और ट्रेन से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक ट्रेन स्टेशन से चल देती है और दरवाजे लॉक हो जाते हैं। समय बहुत कम था, इसलिए स्टीफन इमरजेंसी चेन खींचता है और चलती ट्रेन से कूद जाता है। उसे काफी चोटें आती हैं। क्रिस्टीना यह सब देखकर चिल्लाने लगती है और सबको ट्रेन रोकने के लिए कहती है। इधर स्टीफन की हालत बहुत खराब होने के बावजूद वह उसी हालत में डेरेक को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। डेरेक एक सफेद गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने ही वाला था कि स्टीफन वहाँ पहुँच जाता है। स्टीफन उसे वही फोन दिखाता है जो उसे बम के पास मिला था और उससे पूछता है कि क्या वह इसे पहचानता है। डेरेक ऐसा नाटक करता है जैसे उसे कुछ पता ही न हो। स्टीफन उस पर बंदूक तान देता है और उसका आईडी कार्ड मांगता है। डेरेक आईडी नहीं दिखा पाता तो स्टीफन कहता है, तुम आईडी कैसे दिखाओगे? तुमने तो उसे जानबूझकर ट्रेन में फेंक दिया है। यह सुनकर डेरेक दंग रह जाता है और पूछता है कि स्टीफन को यह सब कैसे पता। तभी डेरेक अचानक अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलता है और स्टीफन को एक बॉक्स दिखाता है जिसके अंदर एक और बम था। स्टीफन उससे सब जानना
जानना चाहता था, पर तभी वहाँ क्रिस्टीना आ जाती है। डेरेक को मौका मिल जाता है और वह बंदूक निकालकर स्टीफन और क्रिस्टीना दोनों को गोली मार देता है। वे दोनों घायल होकर गिर जाते हैं। डेरेक स्टीफन के पास आकर कहता है कि क्रिस्टीना शायद मर चुकी है। वह कहता है कि यह दुनिया नर्क बन चुकी है और इसे फिर से स्वर्ग बनाने का एक ही तरीका है, सब कुछ तबाह करके नए सिरे से शुरुआत करना। ये कहकर डेरेक अपनी गाड़ी लेकर भाग जाता है। स्टीफन की आंखों के सामने क्रिस्टीना तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। स्टीफन को उसके लिए बहुत दुख हो रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्रिस्टीना उसकी अपनी कोई नहीं है, फिर भी उसे इतना दर्द क्यों हो रहा है। असल में जितनी बार स्टीफन सिमुलेशन के जरिए ट्रेन में आया था, क्रिस्टीना के साथ उसका लगाव बढ़ता गया था और अब उसे एहसास हुआ कि वह उससे प्यार करने लगा है। तभी दूर एक धमाके की आवाज आती है और ट्रेन फिर से उड़ जाती है। स्टीफन हैरान था क्योंकि बम का फोन तो उसने निकाल लिया था, पर उसे नहीं पता था कि बम में 2 फोन थे और दूसरे फोन के सिग्नल से डेरेक ने धमाका कर दिया। धमाके के बाद स्टीफन फिर से उसी अंधेरे सेल में जागता है। इस बार वह कोलिन और हेड को बॉम्बर का नाम, डेरेक और उसकी सफेद गाड़ी का नंबर बता देता है। वह उन्हें यह भी चेतावनी देता है कि उस गाड़ी में एक रेडियो एक्टिव बम है जिससे वह कहीं और धमाका करने वाला है। हेड की टीम तुरंत डेरेक को गिरफ्तार करने की कार्रवाई शुरू कर देती है। इधर स्टीफन उनसे एक आखिरी गुजारिश करता है। वह कहता है कि चूंकि उसने मिशन पूरा कर दिया है और अपराधी पकड़ा जा चुका है, तो उसे आखिरी बार उस ट्रेन में जाने दिया जाए। स्टीफन चाहता था कि वह एक आखिरी कोशिश करके सिमुलेशन के अंदर ही सही उन यात्रियों को बचा सके जो मारे गए थे। कोलिन और हेड जानते थे कि हकीकत नहीं बदली जा सकती, पर स्टीफन कहता है कि इससे उसे कम से कम मानसिक शांति मिलेगी। इसी बीच पुलिस डेरेक को गिरफ्तार कर लेती है और पूरे देश में सोर्स कोड की कामयाबी के चर्चे होने लगते हैं। कोलिन स्टीफन के पास आती है और उसे शुक्रिया कहती है। स्टीफन को डर था कि वे उसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, पर कोलिन मान जाती है। कोलिन उसे बताती है कि यह उसका आखिरी मिशन होगा। जैसे ही 8 मिनट खत्म होंगे, वह कभी वापस नहीं लौट पाएगा। कोलिन बटन दबाती है और स्टीफन फिर से ट्रेन में पहुंच जाता है। क्रिस्टीना को अपने सामने देखकर स्टीफन बहुत खुश होता है। वह उसे एकटक देखता रहता है और उसकी हर बात बड़े ध्यान से सुनता है क्योंकि वह अब उससे बहुत प्यार करता है। अब स्टीफन क्रिस्टीना को अपने साथ कॉफी के लिए ऑफर करता है। क्रिस्टीना कहती है कि वह बहुत दिनों से यही चाहती थी कि शॉन उसे कॉफी के लिए पूछे ताकि वे ढेर सारी बातें कर सकें। स्टीफन उससे 1 मिनट का समय मांगता है और सीधे वॉशरूम में बम के पास पहुंच जाता है। इस बार वह बहुत ही कम समय में बम के अंदर लगे दोनों फोन ढूंढ निकालता है और बम को पूरी तरह से डीएक्टिवेट कर देता है। वॉशरूम से बाहर निकलते वक्त स्टीफन डेरेक के सामने से गुजरता है, लेकिन चूंकि समय फिर से शुरू हुआ था, इसलिए डेरेक उसे नहीं पहचान पाता। स्टीफन ट्रेन के टीटी से टकराने का नाटक करता है और चुपके से उसके पास से हथकड़ी निकाल लेता है। दूसरी तरफ यूनिट का हेड किसी से फोन पर बात कर रहा था कि अगर उसे और फंड मिला तो वह कम से कम 8 और सिमुलेशन पर काम करेगा। तभी वहाँ कोलिन आती है। हेडफोन पर कहता है कि इस बार उन्होंने कई लोगों की जान बचाई है, जिसे सुनकर कोलिन हैरान रह जाती है। उसे पता था कि इस मिशन का सारा क्रेडिट स्टीफन को जाता है, जिसका दिमाग मरने के बाद भी उनकी मदद कर रहा था, लेकिन हेड सारा क्रेडिट खुद ले रहा था। हेड कोलिन से कहता है कि स्टीफन की सारी यादें मिटाकर सिमुलेशन फिर से स्टार्ट करो, क्योंकि वे उसके दिमाग को दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। कोलिन यह सुनकर दंग रह जाती है। वह हेड को याद दिलाती है कि उन्होंने स्टीफन से वादा किया था कि मिशन पूरा होने के बाद उसे इस दर्द भरी जिंदगी से मुक्ति दी जाएगी, लेकिन हेड कहता है कि स्टीफन के दिमाग ने हजारों जानें बचाई हैं और भविष्य में भी बचाएगा, इसलिए वह इस शानदार दिमाग को नष्ट नहीं करना चाहता। कोलिन को हेड की बात तर्क संगत तो लगती है, पर उसे स्टीफन के लिए बुरा महसूस हो रहा था क्योंकि एक मृत इंसान को इस तरह तड़पाना गलत था। ट्रेन के अंदर स्टीफन डेरेक के पास जाता है और बम से निकाले हुए फोन जानबूझकर उसके पैरों के पास फेंक देता है। जैसे ही डेरेक स्टेशन पर उतरने की कोशिश करता है, स्टीफन उसे रोक लेता है। वही लड़का फिर से डेरेक को उसका पर्स लौटाता है। लड़का जैसे ही जाता है, स्टीफन डेरेक को बम वाला फोन दिखाता है और उसे हथकड़ी पहनाकर अरेस्ट कर लेता है। जब स्टीफन उस नंबर पर कॉल करता है तो डेरेक के पास रखे फोन की घंटी बजती है। स्टीफन डेरेक को ट्रेन में ही बंदी बना लेता है और कहता है, तुम्हारा खेल खत्म। इसके बाद स्टीफन पुलिस को फोन करके डेरेक और उसकी गाड़ी में रखे रेडियो एक्टिव बम की जानकारी देता है। वह बम के दोनों फोन दूर फेंक देता है ताकि डेरेक चाहकर भी धमाका न कर सके। समय खत्म होने वाला था, इसलिए स्टीफन अपनी जिंदगी में आखिरी बार बात करने के लिए डेरेक के फोन से अपने पिता को कॉल करता है। पिता की आवाज सुनकर वह बहुत इमोशनल हो जाता है। उसके पिता हैरान थे कि उनके शहीद बेटे के नंबर से कोई कैसे बोल रहा है। स्टीफन अपनी पहचान छुपाकर शॉन बनकर बात करता है। वह बताता है कि वह स्टीफन का बहुत अच्छा दोस्त था। वह अपने पिता से कहता है कि स्टीफन उनसे बहुत प्यार करता था और मौत से पहले हुई अनबन के लिए माफी मांगना चाहता था। उसके पिता रोते हुए कहते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस काश मेरा बेटा एक बार वापस आ जाए ताकि मैं उसे गले लगाकर कह सकूं कि मैं भी उससे कितना प्यार करता हूं। स्टीफन समझ जाता है कि उसके 8 मिनट अब खत्म होने वाले हैं। वह पिता को अपना ख्याल रखने के लिए कहकर फोन काट देता है और क्रिस्टीना के पास लौट आता है। वह अपनी जिंदगी के इन आखिरी लम्हों को खुशी से बिताना चाहता है। वह ट्रेन में एक कॉमेडियन को कुछ
पैसे देता है और उसे सबको हंसाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हेड को कोई फोन पर स्टीफन के बारे में कुछ जानकारी देता है, जिसे सुनकर वह तुरंत उस कमरे की ओर भागता है जहां स्टीफन की बॉडी रखी थी। वहां कोलिन पहले से ही मौजूद थी और उसने अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया था। हेड समझ जाता है कि कोलिन स्टीफन का लाइफ सपोर्ट हटाने की कोशिश कर रही है ताकि उसके दिमाग को हमेशा के लिए शांति मिल सके। हेड बार बार दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोलिन उसकी एक नहीं सुनती। कोलिन कहती है कि स्टीफन ने उनके लिए बहुत कुछ किया है और अब उसे आजाद होने का हक है। यह कहकर वह मशीन का लाल बटन दबा देती है। जैसे ही सिक्योरिटी दरवाजा तोड़कर अंदर आती है, तब तक स्टीफन का दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर चुका होता है। कोलिन देखती है कि स्टीफन का शरीर बहुत ही बुरी हालत में था। हादसे में मरने के बाद भी लोग अपने फायदे के लिए उसे इस भयानक स्थिति में इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन कोलिन ने उसे मुक्ति दे दी। उसने अपना वादा निभाया। वहीं दूसरी ओर ट्रेन के अंदर एक अजीब और जादुई घटना घटती है। स्टीफन देखता है कि 8 मिनट बीत जाने के बाद भी इस बार कोई धमाका नहीं होता। उसका सिमुलेशन खत्म नहीं होता और समय रुकता नहीं है। स्टीफन क्रिस्टीना का हाथ पकड़कर खुशी खुशी ट्रेन से नीचे उतर आता है। उसी समय स्टीफन के पास कोलिन का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, अगर मैं सही हूँ तो बहुत जल्द तुम्हारे पास खबर आएगी कि ट्रेन में बम को डिफ्यूज कर दिया गया है और बॉम्बर पकड़ा गया है। हमने मिलकर हजारों जानें बचा ली हैं। कोलिन जब हेड के ऑफिस जाती है तो उसे सच में यही खबर मिलती है, यानी अब पूरी रियलिटी बदल चुकी है और यहीं यह कहानी खत्म हो जाती है।